हेलो स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद पांडे स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन पाठशाला में। हमने इससे पहले क्लासेस में जितने भी वीडियोस देखे हैं बेटा, उन सभी वीडियोस में मैंने आपको बेसिक से लेके हर एक कॉन्सेप्ट आपको कवर अप किया हुआ है। साथ में हमने कुछ क्वेश्चन भी किए हुए हैं और इससे प्रीवियस वीडियोस में जनरली मैंने मोलरिटी से रिलेटेड टर्म्स और उससे रिलेटेड कंप्लीट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हुआ है और मोलरिटी के बेसिक क्वेश्चन को बताया, जो बेसिकली फॉर्मूला यूज किए थे उसी के बेस पे हमने वहां पर कुछ क्वेश्चन को देखा था। तो बच्चों, मैं होप करता हूं, मैं ये आशा करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा और आपने बहुत अच्छे से एंजॉय भी किया होगा। तो आप लोग अब हमारे नेक्स्ट वीडियो को भी इसी तरीके से आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, हमारी ऑनलाइन पाठशाला से जुड़िए और मोस्ट वेलकम हमारी ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी लोगों का। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारे पास हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर को, नेक्स्ट पड़ाव की ओर को। तो नेक्स्ट पड़ाव हमारा एक स्टेप और ऊपर, ठीक है, स्टेप अप स्टेप अप स्टेप अप, हमें ऊपर ही जाना है। बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल, बच्चे का हर एक पॉइंट ही हमें ये बताएगा कि हमारे वीडियोस को कितने अच्छे तरीके से देख रहा है और कितने अच्छे तरीके से वो ऑब्जर्व कर रहा है। और आप 100% बेटा देखो, 1% की भी कहीं चॉइस नहीं है। 100% अगर इस ऑनलाइन पाठशाला से आप जुड़ रहे हो तो आपके हर एक क्वेरीज को, हर एक डिफिकल्टी को और हर एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा, क्योंकि हमारा काम ही यह है कि हम अपने बच्चों तक ये जो कंटेंट या ये जो आपको हम अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अपना आईआईटी जेई लेवल का जो कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और नेट लेवल का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे हर एक बच्चा अच्छे से ऑब्जर्व करे, अच्छे से देखे और कोई भी क्वेरी हो तो हमें डायरेक्टली बोले। तो आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होगे बेटा, एंड मोस्ट वेलकम फॉर कि हमारी ऑनलाइन पाठशाला से जुड़ने के लिए। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा है नॉर्मेलिटी। हमने इससे पहले मोलरिटी की बात कंप्लीट करी थी, अब हम बात कर रहे हैं नॉर्मेलिटी। ओके, सो आई होप कि आपको मोलरिटी टर्म कंप्लीट समझ में आया होगा। तो उसी के बेस पे बेटा हम नेक्स्ट जो टर्म स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं वह है नॉर्मेलिटी। ओके, सो नॉर्मेलिटी को एन से डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं, और इसी के बेस पे हम यहां पर फर्दर यही बात करेंगे कि डेफिनेशन पे नहीं जाना है, सिंपल यूनिट को देखना है और यूनिट के बेस पे हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है। कितना सिंपल है बेटा, देखो मैं आपको बार बार यही बोलता हूं कि हमें सिंपल वे में चलना है, तो सिंपल वे यूनिट से हम इस चीज को लेके चलेंगे। तो यूनिट जो होता है वो बेसिकली हमारे पास जो यूनिट है, यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर। ठीक है, इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो ग्राम इक्यू पर लीटर, बट मैंने पूरा लिखा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो अब ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर के बेस पे हम नॉर्मेलिटी का पूरा जो यहाँ पर फॉर्मूला बनाते हैं बेटा, वो कुछ इस टाइप से होता है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट divided by volume of solution in liter। ओके, सो अब ध्यान दीजिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास इस फॉर्मूला, ये बेसिक फॉर्मूला है, मतलब ये मैंने कहां से बनाया, फिर से मैं आपसे बात कर रहा हूं बेटा, ये मैंने कंप्लीटली आपका जो यहां पर लिखा है ये इसी यूनिट के बेस पे लिखा हुआ है। तो आई होप कि बेटा आप लोगों को ये कंप्लीट चीजें समझ में आ रही होंगी।
और इसी के बेस पे हम हर एक चीजों को इलेबरेट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है। अब बेसिकली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एक ऐसा टर्म है जैसे हम मोल निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, मैं फिर से रिपीट करूं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ ए सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। ओके, तो यहां पर हम ऐसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी निकालेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिखो, ग्राम इक्विवेलेंट, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि आप समझ जाओ, या इसको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लिखो तो बात एक ही है। इज इक्वल्स टू, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसके बेस पे हम यहां पर लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, क्योंकि यूनिट में भी मैंने ग्राम इक्विवेलेंट इसी वजह से लिखा है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। अब देखो बेटा, इस चीज को मैंने ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल जैसा कंसीडर करते हुए मैंने क्या किया, इसको बेटा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट कर दिया। अब मोलर मास जैसे हम निकालते हैं इसी तरीके से हम यहां पर इक्विवेलेंट वेट भी एक थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तभी तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स और ग्राम इक्विवेलेंट में डिफरेंस दिखेगा। तो जो डिफरेंस है बेटा वो हम यहां पर देख लेते हैं। तो क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने का एक बेसिक फॉर्मूला है मोलर मास बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर, व्हाट इज एन फैक्टर? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ गया कि अब आप बच्चा ये पूछता है कि सर एन फैक्टर क्या है। तो एन फैक्टर बेसिकली बेटा हमारे पास हर एक टर्म को निकालने के लिए अलग अलग होता है। जैसे अब हम यहां पर यूज करते हैं, अगर सपोज करो एक सिंपल सा यूज करो, बाकी तो मैं एन फैक्टर निकालना आपको या इक्विवेलेंट वेट निकालना आपको अलग से पूरा एक क्लास दो क्लास जो हमारे एक वीडियो दो वीडियो जो हमारे अलग से आएंगे, मैं बिल्कुल डिफरेंट वे में आपको पूरा समझाऊंगा, वो अलग से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी मैं जस्ट एक आपको क्राइटेरिया दे रहा हूं कि एन फैक्टर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एन फैक्टर फॉर एवरी स्पीसीज, अब स्पीसीज कौन कौन सी हो सकती है, जैसे एटम हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, एसिड और बेस हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, रिड्यूसिंग एजेंट हो, इस टाइप के स्पीसीज के लिए निकाला जाता है। तो अगर मैं इक्विवेलेंट वेट अगर हम किसी भी एक एटम का एलिमेंट का निकालते हैं तो किस तरीके से निकालेंगे, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं एक शॉर्ट सिंपल सा पॉइंट के बेस पर। भाई जानते हैं सभी लोग कि भाई हमारे पास वैलेंसी टर्म आपने सबने सुना है। तो वैलेंसी टर्म क्या होता है, डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ डोनेट और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज वैलेंसी। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट थिंग। ऐसा हो सकता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी के बराबर हो जाए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हर हमेशा इक्वल होगा। ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हर हमेशा इक्वल होगा। इसलिए वैलेंसी को याद रखने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि एट ए टाइम वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और डोनेट जो कर रहा है बेटा, उसी के बेस पे उसकी वैलेंसी को लिखा जाता है। जैसे अगर मैंने कहा आपसे, मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी मैंने आपको बोला मैं जब हम डिफरेंट वे में जाएंगे तब हम वहां पर देखेंगे, मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। लेकिन एक जस्ट एग्जांपल, जैसे सोडियम है, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो उसकी वैलेंसी होगी 1, ठीक है। और ऐसे अगर मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वैलेंसी होगी 2। ऐसे एल्यूमिनियम की वैलेंसी होगी 3 क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब बात आती है हमारे पास, जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जनरली हमें पता है, वो देखो अभी तक बेटा आप लोगों ने क्या सुना है वो मुझे भी नहीं पता, जो हमारे ऑनलाइन पाठशाला से जुड़ रहे हैं वो लोग एक सिंपल पॉइंट से मैं आपको समझा दे रहा हूं कि ऑक्सीजन आपने अभी तक ये देखा होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में कि वो हमारे पास -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जबकि
ऐसा नहीं है कि वो ओनली ऑन -2 में रहता है, वो -1 में भी होता है जो परऑक्साइड है, -1/2 में भी होता है जिसे हम सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, और वो +1 में भी होता है, ठीक है, और वो +2 में भी होता है। ये +1 +2 केवल और केवल फ्लोरीन के साथ जब कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, O2F2 और OF2, O2F2 में वहां पर वो हमारे पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, और OF2 में वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो ये आपका क्राइटेरिया है। इसलिए मैं आपको पर्टिकुलर ये भी कह दूं कि वो कंपाउंड जब बनाएगा तब हमें उस तरीके से कंसिडर करना है, तब की बात हम नहीं करें। हम सिंपल वैलेंसी की बात करें, अगर मुझे सिंपल वैलेंसी ऑक्सीजन की पूछी जाए तो मैं कितना बोलूंगा, -2। That is the most important term and most important concept. Okay, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इस तरीके से हम इक्विवेलेंट वेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि बेटा ये सबको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करते हैं। अब अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा इस फॉर्मूले को और चेंज करूं इसी बेस पे, तो क्या लिख सकता हूं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, इसके टर्म्स में वेट ऑफ सॉल्यूट, अब वो समझ लेना वो ग्राम में ही रहेगा, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, इन लीटर। अभी इसको थोड़ा और चेंज कर लें, इसको चेंज करके क्या लिख सकते हैं बेटा हम, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो ये एक और हमारा इंपॉर्टेंट कंडीशन बन गई। अब बेटा यहां पर एक छोटा सा टर्म देखते हैं, मैं आपको बताता हूं पूरा, ठीक है। अगर हमें इस वेट को हम W मान लें और इस इक्विवेलेंट वेट को हम E मान लें और इस वॉल्यूम को हम V मान लें, और अब हमें पूछा है कैलकुलेट, देखो क्वेश्चन में पूछा होगा तब की मैं बात कर रहा हूं, क्वेश्चन में पूछा है कि हमें, देखो ये फॉर्मूले बनाने के वे हैं, आप इससे भी डायरेक्टली कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा काम है आपको हर एक फॉर्मूले से वाकिफ करवाना, जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। ओके, सो अगर बेटा मैं यहां पर मुझे W कैलकुलेट करना है, तो W इक्वल्स टू EnV/1000। ये फॉर्मूला में भी ऐसा हो कि कहीं कहीं आपने कहीं देखा हो, या अगर नहीं देखा है बेटा फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो इस टाइप का एक फॉर्मूला भी बनता है। देखो फॉर्मूले बहुत बनते हैं, मुझे आपको हर एक फॉर्मूला याद दिला देना है कि बेटा ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, तो आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन फॉर्मूले रटने नहीं है, अपने से खुद से दिमाग लगा के बनाना है। जैसे अब देखो यहीं पर एक कन्वर्जन और करता हूं, कन्वर्जन क्या करूं, अगर इसी फॉर्मूले को मैं इस तरीके से लिख दूं, ठीक है ना, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले को मैं इस तरीके से लिख दूं, यहां पर क्या लिखूं, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 इनटू 10 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू इक्विवेलेंट वेट। अब देखो बेटा फिर से हमने इससे पहले वीडियो में भी मोलरिटी के टर्म्स में देखा था, आज हम फिर से वही पॉइंट पर आ गए। तो देखो बेटा क्या हो गया, ये टर्म क्या बन गया, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू, क्या आ जाएगा बेटा, कंप्लीटली परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया है। सो आई होप कि आप बेटा इस फॉर्मूले को समझ रहे होगे अच्छे से। ओके एवरीवन, ठीक है। तो अब हम बेटा
इस पूरे कंडीशन में हम ये समझ चुके हैं। देखो अभी मैंने ना इक्विवेलेंट वेट को कहीं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, इक्विवेलेंट वेट को इक्विवेलेंट वेट ही रखते हुए चल रहा हूं। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैंने आपको बोला, हम पूरा डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कहीं बीच में छोड़ेंगे, लेकिन हमें यह ध्यान में रखना है, हमें यह सोच के चलना है कि एक एक चीज हमें क्लियर हो और एक एक चीज हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ें। तो जो स्टेप से आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, वो सबसे पहले उसको अच्छे से क्लियर करना। तो एक फॉर्मूले से हम अच्छे से वाकिफ हो गए। अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो हमने ये देखा है फिर से, percentage weight by volume is directly related to percentage weight by weight into density of solution। अब मैं रिप्लेस कर सकता हूं क्योंकि ये मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर आप ध्यान दो बेटा, मेरा प्रीवियस वीडियो आपने देखा हो तो उसमें आपको पता चल गया होगा। इससे मैं रिप्लेस करूंगा तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की जगह पर इसको पुट कर लेता हूं, तो परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। तो ये एक हमारे पास फिर से फॉर्मूला बन गया। कहने का मीन्स ये है, वैरायटी ऑफ फॉर्मूला, वैरायटी ऑफ कंडीशन आपके सामने प्रेजेंट है, लेकिन दिमाग में आपको रखना है कि हम किस तरीके से, किस टाइप से, किस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज करेंगे। इससे मैं हर एक फॉर्मूले में आपको वो एक कंप्लीट बॉक्स में रखते हुए चल रहा हूं ताकि आपको पूरा पता रहे। ठीक है, अभी हम एक और मूवमेंट जाते हैं कि अभी हमने एक और फॉर्मूला जस्ट अभी डिस्कस किया है। अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं, वेट ऑफ सॉल्यूट जो मैंने आपको बोला ग्राम में होता है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये हमारा क्या बन गया फिर से, स्ट्रेंथ। तो मैं लिख देता हूं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्यूट किस में है, ग्राम में, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर वो लीटर में है तो बेटा हमारे पास ये कंप्लीट पार्ट क्या बन जाता है, ये कंप्लीट पार्ट हमारा बन जाता है, क्या बन जाएगा बेटा, स्ट्रेंथ। तो इसको मैं स्ट्रेंथ लिख सकता हूं, तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू स्ट्रेंथ बाय इक्विवेलेंट वेट। तो ये एक हमारा फिर से फॉर्मूला बन गया। अब फॉर्मूला जितने भी बने बेटा, उनका, उन पर्टिकुलर फॉर्मूला का रिलेशन बेसिक से ही है। मतलब मैं फिर से आपको बात करूं बेटा, ये फॉर्मूला कहां से आया, यहां से, मतलब यूनिट से ही मैंने फॉर्मूला बनाया और उसी को मैं इलेबोरेट करते लेते हुए चला। तो इसी को आपको ध्यान में रखना है। अब हमें ये तो पता चल चुका है। नेक्स्ट एक देखो, तीन रिलेशन हो चुके हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट के साथ, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के साथ और स्ट्रेंथ के साथ। एक चौथा रिलेशन और मैं आपको पूरा बताने के लिए जा रहा हूं, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी में रिलेशन। ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो बेटा किस तरीके से होता है, हमें पता है कि जो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है, वो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला इसी से मैं रिप्लेस कर रहा हूं, स्ट्रेंथ बाय इक्विवेलेंट वेट। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, और इक्विवेलेंट वेट को हमने अभी जस्ट पढ़ा है, सॉरी इक्विवेलेंट वेट को अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है, मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो मैं इसको लिख सकता हूं, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ बाय मोलर मास बाय एन फैक्टर। ठीक है, एन फैक्टर ऊपर चले जाएगा, सो यहीं से इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ बाय मोलर मास इनटू एन फैक्टर। अब अगर आपको याद हो तो हमने मोलरिटी का, मैं यहां पर लिख भी रहा हूं, मोलरिटी का एक फॉर्मूला जो पढ़ा था वो स्ट्रेंथ बाय मोलर मास पढ़ा था। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने ये पूरा मेंशन किया हुआ है कि ये कैसा है। तो यहीं से मैं मेंशन करते हुए ये लिख सकता हूं, इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। ये मेरा फिर से एक रिलेशन बन गया। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इस रिलेशन को कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर।
अब बेटा ये फिर से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे लिए बन जाएगा, और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बनेगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बनेगा बेटा, उसकी इंपॉर्टेंस मैं अगर कहूं बहुत ज्यादा है तो बेटा वो गलत नहीं है। बहुत ज्यादा है मतलब बहुत ज्यादा है बेटा, मैं उसका कोई आपको यूज नहीं बता सकता हूं, क्योंकि हर एक छोटे छोटे जगहों पर आपको इसका यूज दिखेगा, हर एक छोटे छोटे जगह पर, और वही चीज हमें समझनी है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा बेटा, और आपको ये कंप्लीटली क्लियर भी हुआ होगा। ओके, तो अगर हम इस पॉइंट को यहां तक देखें बेटा, तो ये कंप्लीट इसके बेसिक रिलेशन है। बेसिक, हाँ, मैं अभी भी बात कर रहा हूं, कोई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, बेसिक बेसिक जो हमें बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो अब हम आगे मूव करें, अगर अगर हम यहीं पर देखें कि नॉर्मेलिटी के जो फॉर्मूले हैं बेटा वो हमने डिस्कस कर लिए। अब दो तीन जो बेसिक चीजें हैं, जैसे अगर हम बात करें, अगर हम सिंपल रिलेशन बनाने के लिए जाते हैं, तो बहुत सारे सिचुएशन है बेटा जिसको मैं बताना चाहता हूं। जैसे एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, फॉर न्यूट्रलाइजेशन। फॉर न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ओके, न्यूट्रलाइजेशन के लिए कंडीशन, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन के लिए कंडीशन अगर हम देखें, तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए जनरली होता क्या है, हम ये कहते हैं कि pH इक्वल टू 7। अब देखो बेटा, इसमें पूरा एक्सप्लेन आपको करना चाहता हूं, आप देखिएगा, ठीक है। तो pH इक्वल टू 7, इसमें क्या होता है, इसमें क्या करना है हमें। pH 7 कब होगी, जब pH 7 तब होगी बेटा जब, मतलब 9th-10th में आपने पढ़ा होगा कि न्यूट्रलाइजेशन का एग्जैक्टली मीनिंग होता है pH 7, या pH 7 का मीनिंग होता है न्यूट्रलाइजेशन, एसिड ने बेस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आता है। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर न्यूट्रलाइजेशन की बात आती है, तो उस केस में हम लिखते हैं, उस केस में हम लिखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ equivalence of H ion is equals to number of equivalence of OH ion, यानी ये बराबर होने चाहिए। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंस ऑफ H ion is equals to number of मिली इक्विवेलेंस ऑफ OH ion। ये बात भी सही है, ठीक है। और अब बात ये आती है, बच्चा ये समझता है इक्विवेलेंस और मिली इक्विवेलेंस किस तरीके से, भाई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में ये देखा है कि मोल और मिली मोल कैसे निकालते हैं, वैसे ही हमारे पास मिली इक्विवेलेंस और इक्विवेलेंस निकालेंगे। तो मैं आपको पहले इक्विवेलेंस की बात करता हूं, N इक्वल्स टू इक्विवेलेंस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इक्विवेलेंस, हाँ, इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर देखूं यहीं से, तो n इंटू वी करो, n इंटू वी, वी इन लीटर, तो मेरे पास क्या आएगा, इक्विवेलेंस, ठीक है। ये मुझे पता होना चाहिए, ये उसी फॉर्मूले से बनाया है मैंने, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो। अब ध्यान दो, इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। चेंज क्या करें, अगर n इंटू वी और v को ml में लिखूं, तो हमारे पास मिली इक्विवेलेंस आएगा। ये पार्ट भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिली इक्विवेलेंस, MEQ लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो आई होप कि बेटा आपको ये कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा। तो अब एक चीज समझिए बेटा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस जो HN के हैं वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस OHN के बराबर हो जाए, तो मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा और प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगी, और उस समय pH हमारा 7 हो जाएगा। और अगर वहीं पर मैं मिली इक्विवेलेंस की बात करूं, क्योंकि वॉल्यूम ml में होगा, तो मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो मैं सीधे मिली इक्विवेलेंस में लिख सकता हूं। तो उसी के रिस्पेक्ट में यह फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सपोज करो हम ले लेते हैं एसिड, एसिड को हम
1 मान लेते हैं और उसकी नॉर्मेलिटी को हम N1 मानते हैं और वॉल्यूम को हम V1 मानते हैं। और बेस जो हम लेते हैं उस बेस को हम 2 ले लेते हैं और उसके लिए हम यहाँ पर नॉर्मेलिटी को N2 मानते हैं और वॉल्यूम को V2 मानते हैं। अब बेटा फिर से बात, N और V का मल्टीप्लीकेशन होगा तो या तो इक्विवेलेंस निकलेंगे या मिली इक्विवेलेंस निकलेंगे, जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में पूरा दिखा दिया है। ठीक है ना। तो अब बात आती है, उससे नहीं घबराना है, ml में है मिली इक्विवेलेंस लिख देना है और अगर लीटर में है तो इक्विवेलेंस लिख देना है, उससे नहीं घबराना है। तो अगर फॉर न्यूट्रलाइजेशन, तो अगर न्यूट्रलाइजेशन के लिए जाता हूं या फॉर pH इक्वल्स टू 7 तो इसको न्यूट्रलाइजेशन ही बोलते हैं, फॉर pH इक्वल्स टू 7 तो उस केस में मैं क्या करूंगा, N1 V1 is equals to N2 V2. This is the most important formula. अभी से फिर से बोल देता हूं, this is the most important formula. Very important formula. ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन के लिए। एक्चुअली इसको गुजराती में बोलते हैं तटस्थीकरण। तटस्थीकरण का मीनिंग ये होता है कि आपको न्यूट्रलाइज करना, बैलेंस करना एक टाइप से। ठीक है, तो अब ध्यान दो, ये बेसिक एक पॉइंट हमें यहां पर कंप्लीटली बता दिया गया है कि अगर न्यूट्रलाइजेशन की बात होगी तो ये फॉर्मूला आपको 100% यूज करना होगा। अब बात ये आती है, बच्चा क्या करता है, मैं फिर से ये चीज को बता देता हूं, अगर आपको क्वेश्चन में वहां पर मोलरिटी दिया हुआ है, ठीक है, चाहे वो एसिड हो बेस हो किसी का भी, दोनों एसिड, एक एसिड एक बेस है, दोनों को मोलरिटी के टर्म्स में दिया है। आपको एक चीज समझना है बेटा, आप अपने इस चीज को हैबिट बना लो, और हैबिट बनाओगे तो गलती नहीं होगी, लेकिन अगर हैबिट नहीं बनाओगे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बेटा हम उस मेथड से नहीं कर सकते, लेकिन वहां मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए आपके लिए एक कंप्लीट पाथ दे देता हूं और कंप्लीट क्राइटेरिया बता देता हूं कि अगर हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन की बात करता है तो उस केस में हमें यह समझ जाना है अच्छे से कि 110% न्यूट्रलाइजेशन के लिए N1V1 इक्वल्स टू N2V2 लगाना है। एक को एसिड मान लो, एक को बेस मान लो, ठीक है ना। तो वो डिपेंड आप पे करता है, मैंने मान लिया तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा ले लिया, तो ऐसा जरूरी नहीं है, आप कुछ भी कंसिडर करिए बेटा, ठीक है। लेकिन मेरा एक ही सजेशन है कि क्वेश्चन में मोलरिटी दिया हुआ है तो बेटा आप उसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करो। किस तरीके से कन्वर्ट करोगे, फिर से मैं अगर प्रीवियस फॉर्मूले में जाऊं तो बेटा प्रीवियस स्लाइड में तो ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया हुआ है, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। अगर आपको मोलरिटी दिया हुआ है, आपको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना है, तो उसको एन फैक्टर से ही मल्टीप्लाई ही करना है ना, इतना सिंपल सा स्टेप है, तो वो कर सकते हैं ना। तो मैं आपको इतना गारंटी दे रहा हूं कि मिस्टेक होने के चांसेस 0% हो जाएंगे, और अगर आपने मोलरिटी के टर्म्स में रखा तो मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बच्चा कंफ्यूज भी होता है, पहली बात, दूसरा मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हर हमेशा न्यूट्रलाइजेशन के लिए हर हमेशा फॉर्मूला जो आपको यूज करना है वो फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया कि हमारे पास N1V1 is equals to N2V2 वाला ही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो आई होप कि बेटा आपको ये कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा, ये स्टेटमेंट भी आपको दिमाग में सेट हो रहा होगा। अब थोड़ा सा एक हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो एक चीज हमारे दिमाग में आती है कि बहुत सारे बच्चे के दिमाग में चल भी रहा होगा, तो मैं वो बताऊं बेटा, मेरा काम वही चीज है कि उस चीज को आपको एक्सप्लेन करूं। अगर बेटा कोई भी एसिड, यहां पर मैं पूरा मेंशन करते हुए चलता हूं कि एसिड और बेस को मिक्स किया जाता है, तो एसिड और बेस को मिक्स किया जाता है ना, तो जरूरी नहीं है कि बेटा वो 100% हर हमेशा न्यूट्रलाइज ही हो, ठीक है, वो हर हमेशा न्यूट्रलाइज ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर न्यूट्रलाइज नहीं होगा तो बेटा यहाँ पर 3 सिचुएशन बनेंगी, और वो तीनों सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं। सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है, बिल्कुल बात सही है, हम देखेंगे बिल्कुल आगे। सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है, अगर एसिडिक होगा pH is less than 7, ठीक है। सॉल्यूशन बेसिक भी हो सकता है,
और अगर बेसिक होगा सो pH इज ग्रेटर देन 7, और सॉल्यूशन न्यूट्रल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है जहां पर pH इक्वल्स टू 7। अगर आप देखो बेटा, मैं आपको पहले इंडिकेट कर देता हूं, अगर 7 होगा तो हमने पढ़ लिया, एसिडिक होगा तो क्या करेंगे, तो एक सिंपल सा आपको बेसिक टर्म बताते हुए चल रहा हूं, आप ध्यान देना कि अगर एसिडिक होगा तो मैं यहां पर लिखता हूं बेटा फर्स्ट केस, ये फर्स्ट नंबर दे देता हूं, इसको सेकंड नंबर दे देता हूं, इसको थर्ड नंबर दे देता हूं। तो थर्ड नंबर तो ये हो जाएगा, आप समझ चुके हो। अब हम बात करते हैं फर्स्ट की। अगर मेरे पास एसिडिक होगा, एसिडिक होगा तो pH मैं आपको बोल चुका हूं कि लेस देन 7 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर मैं यहां पर एसिड के लिए, मैं मान लेता हूं यहां पर एसिड के लिए नॉर्मलिटी N1 है, ऊपर ही लिख देता हूं तो आप इजीली समझ पाओगे। एसिड के लिए नॉर्मलिटी N1 है और वॉल्यूम जो है वो V1 है, और बेस के लिए नॉर्मलिटी N2 है और वॉल्यूम V2 है। ठीक है, तो ये हम ले के चलते हैं। अगर सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो मैं लिखूंगा यहां पर टर्म, उसी टर्म में लिख रहा हूं कि अगर एसिडिक है सो इट मींस मिली इक्विवेलेंस और इक्विवेलेंस ऑफ H ion is greater than as compared to milli equivalence or equivalence of OH ion। ठीक है, तो इस केस में मैं यहां पर मिली इक्विवेलेंस और इक्विवेलेंस कैसे निकालूंगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो N1V1 is greater than N2V2, ये मेरा स्टेटमेंट हो जाएगा कंप्लीटली। अगर मैं कंप्लीट ऊपर वाले से देखता हूं तो स्टेटमेंट मेरा यही बनेगा। तो आपको ये पॉइंट अगर समझ में आ रहा है तो बेटा मैं डायरेक्टली यहां पर लिख सकता हूं। सबसे पहले एक और चीज, H आयन का N फैक्टर कितना होता है 1, ऐसे ही OH आयन का N फैक्टर कितना होता है 1। ये दिमाग में रख लेना है अच्छे से। क्यों, क्योंकि H आयन में एक ही पॉजिटिव चार्ज है, मतलब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वैलेंसी एक होगी तो ऑटोमेटिकली एन फैक्टर 1 होगा। OH एक इलेक्ट्रॉन, OH जो नेगेटिव है वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वहां पर भी हमारे पास इसी टाइप से 1 होगा। ये एक H पॉजिटिव ले रहा है तब भी एन फैक्टर 1 ही होगा। इसी तरीके से ये भी एक OH पॉजिटिव ले रहा है, OH नेगेटिव ले रहा है तब भी एन फैक्टर 1 ही होगा। तो ये समझ लेना। तो अगर मुझे यहां पर H आयन कंसंट्रेशन निकालनी है तो अगर n फैक्टर 1 होगा तो इसी फॉर्मूले से मैं लिख सकता हूं नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी, क्योंकि n फैक्टर 1 हो गया। तो अगर मुझे यहां पर रिजल्टेंट H आयन कंसंट्रेशन निकालना है, उसको आप क्या करो, नॉर्मलिटी भी बोल सकते हो, उसको आप मोलरिटी भी बोल सकते हो। तो अगर मैंने बड़े ब्रैकेट में रखा तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि बड़े ब्रैकेट में रखूंगा तो वो कंसंट्रेशन ही होगा, तो ये कंसंट्रेशन ही बताया जाना। तो बचे हुए, अब देखो, अब यही समझना है, रिजल्टेंट H पॉजिटिव आयन, रिजल्टेंट कौन से होंगे, जो H आयन बचे होंगे। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है। तो अब क्या करोगे, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट लगा लोगे, N1 V1 माइनस N2 V2 डिवाइडेड बाय टोटल। आप मिक्स कर रो बेटा दोनों को तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो V1 प्लस V2, तो ये मेरा आंसर होगा। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। अब ये चीज आपको अच्छे से समझनी है, ठीक है, ताकि इसमें कहीं गड़बड़ ना हो। ओके एवरीवन, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड पार्ट में जाता हूं, तो मैं सेकंड पार्ट में जा रहा हूं। सेकंड पार्ट में अगर हम जाते हैं, सॉल्यूशन बेसिक है, सॉल्यूशन बेसिक है, इसका मतलब pH इज ग्रेटर देन 7 होगा। और अगर ग्रेटर देन 7 होगा तो फिर से देखो बेटा, मैंने आपको बताया कि अगर एसिडिक है लेस देन है तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर यहां पर मैं बेसिक बात कर रहा हूं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं मिली इक्विवेलेंस ऑब्लिक इक्विवेलेंस ऑफ H आयन is less than milli equivalence oblique equivalence of OH ion। अब देखो बेटा, मैं इसको ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि भाई वो वॉल्यूम किस में दिया है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में।
ठीक है, तो इसी बेस पे मैं यहां पर लिख सकता हूं N1 V1 इज लेस देन N2 V2। तो ये भी एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन गया। तो यहीं से मैं OH आयन निकाल सकता हूं। तो OH आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, N2। अब देखो यहाँ N2V2 बड़े में से छोड़, नेगेटिव साइन नहीं लाना है बेटा, पहले ये दिमाग में रख लो अच्छे से। ऐसा मत करना है कि भाई N1V1 माइनस N2V2 ही रहेगा हर हमेशा, भाई जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करना है, सिंपल सा। तो N2V2 इज ग्रेटर देन N1V1, सो N2V2 माइनस N1V1 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। अब देखो एक और चीज, हाँ यहाँ पर बच्चा जो मिस्टेक करता है वो भी मेरे दिमाग में आ रहा है, तो वो भी मैं आपको बता दूं, फिर से समझना। देखो बेटा मैंने क्या लिखा यहाँ पर, मिल इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंस, तो भाई यहाँ पर या तो मिल इक्विवेलेंस होंगे या इक्विवेलेंस होंगे इसके बेस पे। अब जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो मिल इक्विवेलेंस आएगा, अगर आपका वॉल्यूम ml में दिया हुआ तो ये भी मिल इक्विवेलेंस, ये भी मिल इक्विवेलेंस, दोनों का हाँ एक ही यूनिट पर रखना है, ये ध्यान रखना। तो इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस को माइनस कर दिया, बचे हुए आपको मिल इक्विवेलेंस मिल गए, मिल इक्विवेलेंस और मिल इक्विवेलेंस, तो दोनों मिल इक्विवेलेंस को माइनस किया तो बचा हुआ आपको जो आंसर मिलेगा वो भी मिल इक्विवेलेंस में मिलेगा। मिल इक्विवेलेंस है, नीचे वॉल्यूम किस में होगा, अगर ऊपर ml में लिया तो नीचे भी ml में होगा, मिल इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय ml। तो मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में मोलरिटी के लिए समझाया है, उसी तरीके से ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हुई। तो यहां से मेरा OH आयन मिल जाएगा। तो OH आयन बताएगा मुझे कंसंट्रेशन के बेस पे कि pH ग्रेटर देन 7 क्यों आ रहा है, क्योंकि OH आयन ज्यादा हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम करेंगे। और थर्ड केस में फिर से लिख देता हूं कि अगर हमारे पास न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होगा तो pH इज इक्वल टू 7 आएगा। और उस केस में मैंने आपके सामने लिखा ही है ऑलरेडी, तो मैं सीधे सीधे यहां पर लिख देता हूं N1V1 इज इक्वल टू N2V2। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बोला ये फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां कहां यूज होगा मैं आपको बताऊं। 11th स्टूडेंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब आप प्रैक्टिकल भी करोगे एसिड बेस टाइट्रेशन, टाइट्रेशन का ही एक पार्ट है, एसिड बेस टाइट्रेशन करोगे वहां पर भी इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। वहां पर इसी तरीके से आप पूरा यूज करके आप वहां पर pH कैलकुलेट करोगे। सो आई होप कि बेटा आप लोगों ने ये पूरा पाथ समझा होगा। नॉर्मेलिटी के बेसिक फॉर्मूले यही है। बाकी तो मैंने आपको क्या बोला कि हम वहां इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, वो पूरा पाथ हम देखेंगे, पूरा पाथ हम सीखेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ये बताएं, ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझना, और ये जो मैंने आपको लास्ट बताया ये आगे जाके हमारा एक इक्विलिब्रियम यूनिट भी बनता है, इक्विलिब्रियम, वहां पर भी इसका यूज होता है। तो यहां पर आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूं, तो बेटा आप इसको आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से देखोगे। अगर कोई भी डाउट हो, मैं फिर से बोलता हूं बेटा, एनी टाइप ऑफ डाउट, तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट करिए, तो मैं आपका किसी भी टाइप का डाउट हो वो सॉर्ट आउट करूंगा। कि आप लोग कोई भी क्वेरी लाएंगे तो बेटा हमारा काम उसको कंप्लीटली सॉर्ट आउट करना है। ओके एवरीवन, ओके चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।